मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनली डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया है डेवलपमेंट बायोलॉजी का और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद जो है आप ये वीडियो देखिएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक से। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक्स से भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसा नहीं समझना है आपने कि बेसिक्स हैं तो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये एक बेस होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ बेसिक्स जो है मैं बताऊंगी वो समझ आ गए तो डेवलपमेंट बायोलॉजी आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करूँगी, जैसे कि डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है कोई ऑर्गेनिज़म, तो उसे हम सिंपली कह देंगे कि इस ऑर्गेनिज़म में जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक सिंगल सेल से आपको पता है कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म जो है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि एक सेल है। ठीक है, सेल एक सिंगल सेल है। ठीक है, तो उससे जो है आपका एक पूरा ऑर्गेनिज़म बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज़ करता है, तो वो जो एक सिंगल सेल होता है आपका, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। और जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वो मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज़म बन रहा है, तो ये प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म से जो सारी प्रोसेस है वो रिवर्ट बैक होके फिर से एक सिंगल जो सेल है वो बना दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है आपका चलती है डेवलपमेंट प्रोसेस, और वो प्रोग्रेसिव डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद कुछ और टर्म्स जो मैं आपको क्लियर करूँगी वो हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज़ इन साइज़। ठीक है, साइज़ में इंक्रीज़ आने का मतलब पहले इतना सा था सेल, देन इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो रही है साइज़ में इंक्रीज़ आना, साइज़ का इंक्रीज़ होना, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। उसके बाद आता है डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न का मतलब होता है इंक्रीज़ इन नंबर में इंक्रीज़, यानी एक सेल था पहले, फिर 2 बने, फिर 4 बने। ठीक है, इस तरीके से जो डिवीज़न होगा उसे हम कहेंगे इंक्रीज़ इन नंबर में जो डिवीज़न हो रहा है वो इस तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको ये वर्ड जो है वो बहुत ऑलमोस्ट हर जगह जो है वो देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इस एक वर्ड को याद रख लेना, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चंस में कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है व्हेन अ सेल गेन इट्स फंक्शन। ठीक है, जब कोई भी सेल जो है वो अपना फंक्शन ले चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सेल है, ठीक है,
वो फंक्शन अपना गेन कर चुका है कि मुझे जो है वो हार्ट सेल बनना है। ठीक है, इसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे हार्ट सेल बनना है, तो दैट मीन्स कि वो डिफरेंशिएट जो है वो हो चुका है। सिंपल सरल भाषा में डिफरेंशिएशन का मतलब। आगे ये आपको और क्लियर होगा जब हम ऑटोनोमस कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इतना सा याद रखिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब कोई भी सेल अपना फंक्शन जो है वो गेन कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब है कि मान लो एक ड्रोसोफिला है ये, ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, ड्रोसोफिला की बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। तो ये सेगमेंट्स जो हैं इनका एक पैटर्न है, ठीक है, कि यहाँ आगे वाले पोर्शन में हेड बनेगा, ठीक है, पीछे जो हैं वो लेग्स होंगी, यहाँ विंग्स बनेंगे। तो एक पैटर्न है हर जगह कि यहाँ ये चीज़ बननी चाहिए। तो उस चीज़ वो जो चीज़ बनती है कि हाँ यहाँ पे विंग्स होने चाहिए, यहाँ पे लेग्स, यहाँ पे हेड अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। कि जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वो वहीं पे है, अच्छे से उसका ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब ये पैटर्न फॉर्मेशन जो है यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट टर्म मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है आपका शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप एंड स्ट्रक्चर यानी कि जैसे एक ड्रोसोफिला की बॉडी है, ठीक है, तो उसका जो हेड है वो हेड जैसा ही लगना चाहिए, उसका जैसा स्ट्रक्चर है वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि शेप एंड स्ट्रक्चर जो है हम उसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल। सबसे पहले छोटी सी कहानी बता देती हूँ स्टेम सेल के बारे में कि स्टेम सेल क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जो है, आपको जैसे पता है कि ज़्यादा रीजनरेशन तो हमारी बॉडी में नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक लाइक हमारे जो स्किन टिश्यूज़ हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो आपको पता है कि नए सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट नहीं हुए होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेल्स ने अपना फंक्शन जो है वो गेन कर लिया होता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। स्टेम सेल के मैं केस में कह रही हूँ कि ये जो हैं वो, ठीक है, स्टेम सेल्स जो हैं आपके वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, यानी कि उन्होंने अपना फंक्शन गेन नहीं किया होता है। ठीक है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर सारे सेल्स जो हैं आपके बॉडी में अगर वो अब डिफरेंशिएट हो जाएंगे यानी कि अपना फंक्शन गेन कर लेंगे, तो होगा क्या कि हमारी बॉडी में जो थोड़ी बहुत रिन्यूअल की प्रोसेस होती है वो नहीं होगी। ठीक है, कहीं पे जैसे कोई सेल डैमेज हो गया तो वो दोबारा नहीं बन पाएगा, बिकॉज़ हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स जो हैं वो नहीं होंगे। स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि आरबीसीज जो होते हैं, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक, कि आरबीसीज जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन आपको पता है 120 डेज़ का होता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स नहीं होंगे तो ये 120 डेज़ बाद जो सेल हमारे आरबीसीज जो हैं वो उनकी डेथ हो जा रही है, तो दोबारा से जो है न्यू आरबीसीज जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में स्टेम सेल नहीं है। ठीक है, तो
कुछ सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं जिन्हें टाइम टू टाइम बनना होता है या रिन्यूअल हमारी बॉडी में होती है सेल्स की, उस चीज़ के लिए स्टेम सेल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सिग्नल जब हमारी बॉडी को मिलेगा कि हाँ आरबीसीज की डेथ हो गई है, न्यू आरबीसीज हमें बनाने हैं, तो स्टेम सेल जो है वो जो है क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। कुछ स्टेम सेल्स, सारे नहीं, कुछ स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और जिस सेल की ज़रूरत है, मान लीजिए आरबीसी की ज़रूरत है, तो वो आरबीसीज जो हैं बना देंगे। ठीक है, और हम इसे अभी डिस्कस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेम सेल्स जो हैं वो एक्चुअली में डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक स्टेम सेल है। ठीक है, स्टेम सेल जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएट सेल्स होते हैं ये, और इनमें प्रॉपर्टी होती है एक, जो कि होती है सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, सेल्फ रिन्यूअल की इनके पास जो है वो प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है जब स्टेम सेल डिवाइड करता है तो वो कैसे डिवाइड करता है? सबसे पहले तो वो एक अपने जैसा बनाता है, क्लोन। ठीक है, यानी कि एक जो है वो बनाएगा वो स्टेम सेल अपने ही जैसा, और दूसरा वो बनाएगा क्या, जो भी बॉडी ने सिग्नल दिया होगा कि मान लो सिग्नल दिया बॉडी ने कि आरबीसी जो हैं वो कम हो गए हैं, आरबीसी बनाने हैं, तो ये दूसरा सेल जो बनाएगा वो आरबीसी बनाएगा, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि उसने अपना जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है वो तो बनाई, लेकिन साथ में उसने अपनी जो पॉपुलेशन है उसे मेंटेन करने के लिए स्टेम सेल जो है वो भी साथ के साथ जो है उसने बना दिया। ठीक है, इस टाइप की जो डिवीजन है जिसमें एक आपका स्टेम सेल बन रहा है, एक डिफरेंशिएटेड सेल बन रहा है, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक डिवीजन। एसिमेट्रिक डिवीजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपको इस तरीके का डिवीजन जो है देखने में मिलता है स्टेम सेल्स को, लेकिन इन सम एक्सेप्शन केसेस, मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा नंबर आपका बॉडी में स्टेम सेल्स का कम हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो स्टेम सेल है वो दोनों के दोनों जो है क्या बनाता है, अपने ही जैसे स्टेम सेल्स जो है वो बना देता है, और इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिवीजन। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है वो होता है ये वाला, और इन एक्सेप्शन केसेस आपको इस तरीके का डिवीजन भी देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे जो है स्टेम सेल्स जो हैं अपना डिवीजन कर रहे हैं, और एक सेल तो डिफरेंशिएट हो जा रहा है लेकिन दूसरा सेल डिफरेंशिएट क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे जो है नीच का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नीच का कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। नीश एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका स्टेम सेल जो है वो पड़ा होता है। बहुत सारे यहाँ पे स्टेम सेल्स जो हैं वो आपके पड़े होंगे। ठीक है, स्टेम सेल जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली जो उसका डिवीजन होता है वो होता है कि एक वो अपने जैसा बनाता है और एक वो बनाता है डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो उसको सिग्नल मिला होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये एक नीश है। ठीक है, इस नीश में क्या होता है कि कुछ सिग्नल्स जो हैं वो होते हैं जो कि सेल्स को हेल्प करते हैं कि वो डिफरेंशिएट ना हो। एक पर्टिकुलर एरिया होता है, हर जगह ही नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए ये बॉक्स है,
ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे नीश जो है वो है, और यहाँ पे सिग्नल्स जो हैं वो हैं जो कि सेल्स को डिफ्रेंशिएट होने नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म हमें दिख रही है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगी अगर इस नीश में ऐसे सिग्नल्स हैं कि वो स्टेम सेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं होने दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जो फॉर्म हमें डिफ्रेंशिएट करवानी होती है उसे हम इस नीश एरिया से जो है वो बाहर निकलवा देते हैं। जब वो इस नीश एरिया से बाहर चली जाएगी तो उसे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, और सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो वो फॉर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट, वो सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका, और आगे जाके जो भी उसका वर्क है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं वो होते हैं, उनका नाम मैं आपको भी बता देती हूँ, वो होते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स या सिग्नल्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैराक्राइन फैक्टर्स। कुछ खासियत बता देती हूँ मैं आपको पैराक्राइन फैक्टर्स की। पैराक्राइन फैक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं। पैराक्राइन फैक्टर्स शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं। दैट्स वाई जब यहाँ से आपका सेल बाहर निकलेगा तो वो पैराक्राइन फैक्टर्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं वो इसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये डिफ्रेंशिएट ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पैराक्राइन फैक्टर्स की वजह से जो स्टेम सेल्स हैं आपके वो अपनी फॉर्म में जो है मेंटेन रहते हैं और डिफ्रेंशिएट नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2019 में भी क्वेश्चन जो है वो आया था, दैट इज़ योर पोटेंसी। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, पोटेंसी का नॉर्मल वर्ड्स, नॉर्मल शब्दों में मैं आपको मतलब बताऊँ, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पोटेंसी का मतलब होता है, आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में वर्ड भी यूज़ करते हैं लाइक पोटेंशियल। ठीक है, कि इस बच्चे का पोटेंशियल इतना है, ये तो ये कर सकता है, लाइक दैट। वही सेम पोटेंशियल का मीनिंग जो नॉर्मल लाइफ में हमारी होता है वही मीनिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, पोटेंसी का मतलब होता है कि किसी सेल की कितनी पोटेंसी या कितनी कैपेबिलिटी है उसमें। ठीक है, कि वो कितने टाइप के सेल्स बना सकता है। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन एक बार बोल के बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। ठीक है, स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेशलाइज्ड that can differentiate into any type of cell called potency। ठीक है, स्टेम सेल की रेफरेंस में बोला है, पोटेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेम सेल की रेफरेंस में कर रहे हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि स्टेम सेल जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज उनको अपनी पॉपुलेशन मेंटेन रखनी होती है, और जब रिन्यूअल की बारी आती है तो यही स्टेम सेल्स जो हैं हमारे न्यू सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हमारे अनडिफरेंशिएटेड हैं, अनस्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, दैट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, जो कि वक्त आने पे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, यानी जब उन्हें सिग्नल्स भेजे जाएंगे तो वो डिफ्रेंशिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताऊँ तो पोटेंसी का मतलब है, मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, इसे सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो ये जो है वो हार्ट भी बना सकता है, किडनी भी बना सकता है, बहुत सारे जो हैं वो ये सेल्स ये बना सकता है ये सेल्स। तो इसकी पोटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकता है। दूसरी तरफ एक सेल है, उसे भी सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो है वो हार्ट सेल ही बना पा रहा है, तो इसकी पोटेंसी जो है वो कम है, ये सिर्फ हार्ट सेल ही बना रहा है सिग्नल मिलने के बावजूद भी। ठीक है,
तो इसी तरीके से आपकी 4-5 जो है स्टेम सेल की पोटेंसी होती है, लाइक टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा पोटेंसी होगी, फिर धीरे 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 करते करते पोटेंसी जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। 4 टाइप की पोटेंसी होती है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि टोटीपोटेंसी, उसके बाद प्लूरीपोटेंट, देन मल्टीपोटेंट, और उसके बाद यूनिपोटेंट, ठीक है। ये आपकी स्टेम सेल्स की पोटेंसीज़ के बारे में बात की है, टाइप ऑफ पोटेंसीज़ इन स्टेम सेल, ठीक है। सबसे पहले टोटीपोटेंट से आपने याद रखना है टोटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टोटल ऑर्गेनिज्म यानी कि ये इस टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जो कि पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में इसका एकमात्र एग्जाम्पल जो आप कह सकते हैं वो है जाइगोट। जैसे कि आपको पता है जाइगोट से पूरा का पूरा जो है हम ह्यूमन जो है वो बन जाता है, या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे स्टेम सेल्स जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, उन्हें हम कहेंगे टोटीपोटेंट। टी से आपने याद रखना है टोटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट में आते हैं सेवरल मोस्ट ऑफ दी आपके जो सेल्स हैं, यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, सेवरल, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो सेल्स हैं वो ये जो स्टेम सेल्स हैं वो बनाते हैं, कुछ एक आध जो हैं उन्हें छोड़ के, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारा जो ICM है, इनर सेल मास, ये इसकी कैपेबिलिटी है कि ये होल ऑर्गेनिज्म जो है ये बना सकता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो ICM नहीं बना सकता है, वो होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो सेवरल यानी कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो ये बना दे रहा है, लेकिन कुछ एक आधी चीज़ जो है ये नहीं बना पा रहा है। तो इस टाइप के स्टेम सेल्स को जो है हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट अब क्या होगा, प्लूरीपोटेंट से थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है, लेस देन प्लूरीपोटेंट। इसमें ये कुछ जो है कुछ ही चीज़ों को जो है ये बना पाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे RBCs हो गए, ठीक है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो बनाता है, मेमोरी स्टेम सेल्स बना लेता है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल बना लेता है, ठीक है। जो हमारा एडल्ट स्टेम सेल जो होता है, एडल्ट स्टेम सेल जो होता है वो हमारा मल्टीपोटेंट जो है वो होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं मल्टीपोटेंट, ठीक है, मतलब कि और प्लूरीपोटेंट से कम, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो आता है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट में आपको यूनि से पता लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टिश्यू जो है ये बनाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है, जो कि है क्या, स्पर्म या एग। ये सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर सेल्स ही बनाएंगे, इनकी इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सबसे ज़्यादा इस टाइप में क्वेश्चन भी आ चुका है पोटेंसी के बेस पे, ठीक है। सबसे हाई पोटेंसी जो है वो किसकी होगी, टोटी की होगी, उसके बाद प्लूरी की होगी, ठीक है, उसके बाद होगी मल्टी की, ठीक है, और उसके बाद सबसे कम जो है वो होगी यूनिपोटेंट की। तो ये आपका सीक्वेंस है,
ठीक है, कि पोटेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जो है वो आपके क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ध्यान से देख लेना, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं एक छोटा सा चीज़ और है वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे पहला मैं आपको बताऊं तो एम्ब्रियोनिक। जब एम्ब्रियो होता है हमारा तो उस टाइम पे कौन कौन से सेल्स होते हैं, एक बात याद रखना, जब सिंपल होता है ना ऑर्गेनिज्म तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पोटेंशियल होता है कि वो रिन्यू कर सके अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई बहुत छोटा अभी ऑर्गेनिज्म है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो उसमें अगर कोई सेल्स जो हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं ज़्यादा हद तक भी, तो वो रिन्यू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टेम सेल्स जो हैं वो हमारे काम करते हैं, वो होते हैं जिनमें पोटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स और एडल्ट फॉर्म में आते हैं, लाइक जैसे हम अभी हैं, तो स्टेम सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कौन से बचते हैं, जिनमें पोटेंसी कम होती है। ठीक है, लेकिन लाइक ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो हमारा हाथ कट गया, ठीक है, तो इतने ज़्यादा स्टेम सेल्स जो हमें अभी अवेलेबल हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं है कि वो हमारे उस पूरे हाथ को जो है वो बना सकते हैं। ऑल दो और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं, लिजर्ड होती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम में नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एडल्ट स्टेज में आते हैं तो स्टेम सेल की जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बहुत ज़्यादा होगी पोटेंसी, तो स्टेम सेल जो हमें मिलेंगे वो होंगे टोटीपोटेंट स्टेम सेल एंड प्लूरीपोटेंट, जिनकी सबसे ज़्यादा पोटेंसी होती है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मिलेंगे फीटल में, थोड़े इससे कम हो जाएंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज से, तो हमें मिलेंगे प्लूरी और मल्टीपोटेंट। और एडल्ट स्टेज में और कम हो जाएंगे तो हमें मिलेंगे मल्टी और यूनिपोटेंट। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आज आपका कुछ क्लियर किया, और ये जो मैंने आपको बताया, दो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए, स्टेम सेल और उनकी पोटेंसीज़ के बारे में, इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया। डोंट थिंक सो कि आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, लेकिन वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई होप कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। बट उसके बाद भी अगर नहीं हुए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी और इजी वे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।